नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं और इन 8 सीटों पर मुकाबला भी काफी टक्कर का माना जा रहा है और इन सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार अब अपने अंतिम रूप में है। तो आइए आज के इस स्पेशल शो में जानने की कोशिश करते हैं कि 8 सीटों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और अब आखिरी चरण में सारी पार्टियां जब अपना पूरा दमखम लगा रही हैं तो कौन किससे आगे निकलने की कोशिश में है, किसको लोग कहां पे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार की राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम शुरुआत करते हैं जहानाबाद से, जहां की लड़ाई काफी टक्कर की मानी जा रही है। यहां से 4 उम्मीदवार हैं। आशुतोष हैं जो कि भूमिहारों के नेता है, सुरेंद्र यादव राजद की तरफ से है, अरुण कुमार बीएसपी की तरफ से है और चंद्रवंशी जी जो है वह एनडीए की तरफ से है। क्या लगता है कि यहाँ पे कौन आगे जा रहा है? देखिए, जहानाबाद को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और उसका एक ही फाइंडिंग है। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं और 1 तारीख को मतदान होना है, एक ही फाइंडिंग है, भूमिहार जिसका साथ देंगे वो जीत जाएगा चुनाव जहानाबाद में। और आपने देखा होगा पिछले 48 घंटों में नीतीश कुमार ने अपने सारे पत्ते फेंक दिए जहानाबाद में। ललन सिंह चले गए, नीरज चले गए, भोला शर्मा तो पहले ही से वहाँ पर हैं। मतलब जितना भूमिहारों की गोलबंदी करने की ताकत थी जनता दल यूनाइटेड के पास, नीतीश कुमार के पास, उन सारे घोड़ों को उन्होंने खोल दिया जहानाबाद में। लेकिन हुआ क्या? ललन सिंह की बात नहीं मान रहे हैं जहानाबाद के भूमिहार। ये हैरान कर रहा है लोगों को। पहले से ही माहौल उस तरह का है, लेकिन ललन सिंह जो अपील कर रहे हैं, सभा तक तो ठीक रहती है, लेकिन उसके जाने के बाद सब लोग यही बोलते हैं कि इनके बोलने से क्या होगा। हम लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है, जहानाबाद सीट को हमको मुक्त कराना है और इसके लिए चाहे सुरेंद्र यादव को क्यों नहीं जीता देना पड़े, हम जो है वोट नहीं करेंगे तीर छाप पर चंदेश्वर चंद्रवंशी को। सर, आखिर इतनी वहाँ पे सबसे ज्यादा भूमिहारों की आबादी है, तो फिर भूमिहारों में इतनी नाराजगी क्यों है? भूमिहारों में नाराजगी आपको 19 के चुनाव में जाना पड़ेगा। 19 के चुनाव में भी जब चंद्रवंशी जी को वहाँ का टिकट मिला था, भूमिहारों में बहुत गुस्सा था उस समय भी। लेकिन उस समय उनको समझाया गया, नीतीश कुमार ने समझाया, ललन सिंह ने समझाया, सब लोगों ने समझाया कि चलिए इस बार हम लोगों ने टिकट दे दिया है, 24 वाले चुनाव में हम लोग किसी भूमिहार प्रत्याशी को ही टिकट देंगे। लेकिन जब 24 में भी चंद्रवंशी जी को रिपीट कर दिया गया तो भूमिहारों को लगा कि उनके साथ वादा खिलाफी किया गया है, उनकी बात को जो है हवा में उड़ा दिया गया है, तो इसका बदला हमको लेना है। तो भूमिहार वहाँ यही कह रहे हैं कि भाई वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। जय भूमिहार, जय जहानाबाद। ये सीट भूमिहारों की है, हम इसको भूमिहारों के लिए लेंगे। सुरेंद्र यादव भले जीत जाए, लेकिन चंद्रवंशी जी को नहीं जीतने देंगे। सर, तो फिर आशुतोष जो है भूमिहार समाज के बड़े नेता खुद को बताते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उनके तरफ भूमिहार समाज का झुकाव क्यों नहीं है? देखिए, आशुतोष भी वहाँ पर हैं, लेकिन आपको जिक्र करना चाहिए बीएसपी कैंडिडेट अरुण कुमार का, प्रोफेसर अरुण कुमार का। देखिए, भूमिहारों का जो वोट है उसको बंटना है बहुत चरणों में वहाँ पर। ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी को चला जाएगा। कुछ वोट जो है आपको अरुण बाबू को भी मिलेगा, कुछ आशुतोष को भी मिलेगा, कुछ सुरेंद्र यादव को भी मिलेगा। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 3 कैटेगरी वहाँ पर हो गई है। एक ऐसे भूमिहार है जो हर हालत में चाहते हैं कि ये सीट जो है खाली हो, भूमिहारों के लिए हो, चाहे उनको सुरेंद्र यादव लालटेन छाप पर टिकट मोहर क्यों नहीं लगाना पड़े। दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, जब अरुण बाबू हैं ही भूमिहार प्रत्याशी तो हम लोग भूमिहार लोग को दे देंगे, आशुतोष को दे देंगे। और तीसरे लोग हैं कि भाई कोई ठीक नहीं है, हम नोटा में अपना वोट कर देंगे। तो इतना तय है कि भूमिहार वोटों का बंटवारा हो रहा है। ललन सिंह घूम रहे हैं, नीरज घूम रहे हैं और भूमिहार के जो लोकल नेता सब घूम रहे हैं। कुछ अभी चंद्रवंशी जी को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम नॉमिनल ही होगा। जो गुस्सा देख रहा है भूमिहारों का जहानाबाद में दिख रहा है, उसमें नॉमिनल ही शेयर जाएगा तीर छाप पर। बाकी जो शेयर जाना है वो सुरेंद्र यादव को जाना है, अरुण कुमार को जाना है, आशुतोष को जाना है और नोटा को जाना है। सर, अरुण कुमार की बात करें तो इनके मैदान में आने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? देखिए, अरुण कुमार के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न था। उनको टिकट नहीं दिया गया तो उनको राजनीतिक अस्तित्व बचाना है, तो वो वहाँ से लड़े। जहानाबाद से वो सांसद भी रहे हुए हैं। तो भूमिहारों का एक तबका है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, वो भूमिहार वोट तो लाएंगे ही लाएंगे।
ऐसा नहीं है कि दूसरे बिरादरी का भी वोट उनको मिल जाएगा और एडिशनल वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जान रहे हैं कि जो अगर लड़ रहे हैं तो वो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो भूमिहारों में वैसे भूमिहार जो नहीं चाहते हैं कि लालटेन छापर वोट दें हम, कैसे लालू को वोट कर सकते हैं, वहाँ तो अदावत चलती है यादवों और भूमिहारों में, तो उनके लिए एक ऑप्शन जो है अरुण कुमार ने खोल दिया कि चलिए आप हम ही को दे दीजिए। सर, इस सीट को लेकर लास्ट सवाल है कि क्या लगता है आपको कि मुकाबला किनके बीच होने वाला है? क्या जदयू कैंडिडेट जो हैं और राजद के उनके बीच होने वाला है, या फिर त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो नहीं, हमको नहीं लगता है कि जहानाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मुकाबला सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर चंद्रवंशी के बीच भी होगा। अरुण कुमार रहेंगे लेकिन बहुत पीछे रहेंगे, और ये मुकाबला जो होगा उसमें सुरेंद्र यादव के लिए प्लस पॉइंट ये है कि यादवों में एक ज़बरदस्त गोलबंदी है इस बार उनके। पिछला बार भी चुनाव हारे थे तो बहुत कम अंतर से हारे थे, 1700 वोट या कुछ आसपास के वोट से वो हार गए थे। तो इस बार जो है उनकी तैयारी पुख्ता है, और भूमिहार वोट के प्लस हो जाने से और भूमिहार वोट के एनडीए से बाहर आ जाने से सुरेंद्र यादव का हौसला जहानाबाद में मजबूत है। सर, अब काराकाट सीट की बात करें तो जब से पवन सिंह ने यहाँ पे नामांकन किया है उसके बाद से यह हॉट सीट में तब्दील हो गई है, और यहाँ से भी 3 कैंडिडेट है। यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट है लेकिन मुख्य चर्चा में 3 कैंडिडेट है, जो कि राजा राम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह है। तो क्या लगता है अभी की क्या स्थिति है वहाँ पे, क्या किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ने के चांसेस है? देखिए, काराकाट तो हम लोग गए थे, अभी रिसेंटली आए हैं काराकाट से। तो काराकाट में जो मुकाबला है वो त्रिकोणात्मक है। ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट बहुत आगे चला गया, कोई कैंडिडेट बहुत पीछे चला गया है। पवन सिंह के आने के बाद बहुत सारे समीकरण वहाँ पर बदल गए, और ख़ासकर कल जो खेसारी लाल यादव वाला प्रोग्राम हुआ है उसके बाद और फिजा बनी है पवन सिंह की। युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका उसके साथ है। अब बूथ पर तो युवा लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन राजा राम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा एक जो इस लाइन पे चल रहे हैं कि ये सोच के चल रहे हैं कि पवन सिंह के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए अभी आपको बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन जब वोट करने की बारी आएगी तो वो फिर एनडीए को वोट करेंगे। ऐसा एनडीए खेमे का अपना परसेप्शन है आज की तारीख में। 1 तारीख को क्या होगा बूथ पर तो 1 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अब ये लोग मान के चल रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वोटिंग वाले दिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो जाएंगे, और मुकाबला जो है उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा के बीच हो जाएगा, और पवन सिंह तीसरे नंबर पर होंगे। लेकिन जो हुजूम दिखता है वहाँ पर, जो आंखों से हम लोग ने देखा है वहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि जो उनको जा रहे हैं उनकी मीटिंग में केवल उनका गाना सुनने और डांस देखने के लिए जा रहे हैं। उनको लगता है कि एक बदलाव होना चाहिए काराकाट में, एक नया चेहरा आना चाहिए, और पवन सिंह जैसा नया चेहरा अगर काराकाट में आएगा तो काराकाट का विकास होगा। ये उनकी सोच है, लोगों से बात करने से ऐसा लगता है। तो अपना अपना परसेप्शन है, उपेंद्र कुशवाहा का अपना परसेप्शन है। लगातार उनके पक्ष में बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह भी चले गए और तमाम नेता गए हैं उनको कैंपेन के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उपेंद्र कुशवाहा भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो उनका माइक्रो मैनेजमेंट है बूथ के लेवल पर, वो उनको वहाँ प्लस कर रहा है, और पवन सिंह को नुकसान इसी का हो रहा है। पवन सिंह चूँकि निर्दल लड़ रहे हैं और उस तरह का कैडर संगठन उनके पास नहीं है, तो उनके लोग बूथ तक कैसे जाएंगे और कैसे वोट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने साल भर से वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट किया है बूथ के लेवल पर, किस बूथ पर किसको रहना है, किसको कहाँ करना है, पर्ची कौन बांटेगा, मतलब जो होता है चुनाव की तैयारियाँ, उसमें उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पर आगे हैं काराकाट में। सर, जो खेसारी लाल यादव ने रोड शो किया है, क्या लगता है कि उनके रोड शो के बाद से अब जो यादव समाज के वोटर है वो पवन सिंह की तरफ शिफ्ट हुए होंगे? देखिए, नुकसान तो है, वो यादवों वोटों का भी कुछ नुकसान जरूर होगा खेसारी लाल यादव के साथ आ जाने से, लेकिन खेसारी लाल यादव के आने के बाद जो पवन सिंह के फॉलोअर्स थे उनका जोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनको जैसे पहले लग रहा था कि भाई क्या होगा नहीं होगा, लेकिन खेसारी की मीटिंग के बाद जो दोनों ने थे भोजपुरी स्टार, उसके बाद उनका जोश कहिए कि डबल ट्रिपल हो गया। तो वो और जोश खरूर के साथ पवन सिंह के साथ हैं। यादवों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये जो है प्लस पॉइंट उनके साथ हो गया। तो सर, काराकाट सीट को लेकर यह मान लेना चाहिए कि अभी भी यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय है? हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। राजा राम कुशवाहा भी पूरी मुस्तैदी से, माई का वोट है उनके पास, कुशवाहा वोट भी है,
तो ऐसा नहीं है कि वो रेस से बाहर है, वहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक ही होगी और जीत हार का अंतर भी आत्मजा जी वहाँ देखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 50,000 के भीतर ही कोई जीतेगा, कोई हारेगा। सर, अब बक्सर सीट की बात करें तो यहाँ से भी 4 कैंडिडेट हैं। ददन पहलवान है, सुधाकर सिंह है, आनंद मिश्रा है और मिथिलेश तिवारी हैं। तो क्या लगता है अभी की क्या स्थिति है, किसके पक्ष में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसको ज़्यादा वोट करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, बक्सर के इलाके में जब हम लोग गए थे तो वही जो लोकल और बाहरी वाला इशू है वो वहाँ पर बहुत हाईलाइट है। मिथिलेश तिवारी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोदी का चेहरा है, मोदी मैजिक है, लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे बक्सर में, ये तय है। लेकिन अश्विनी चौबे का टिकट कटना और मिथिलेश तिवारी को वहाँ लोग कहते हैं कि कभी कोई भागलपुर से आ जाता है, कभी कोई गोपालगंज से आ जाता है, तो ये क्या चीज़ है? बक्सर का बेटा क्यों नहीं जाएगा वहाँ पे? तो इसका जो है नुकसान मिथिलेश तिवारी को हो रहा है और इसका फ़ायदा आनंद मिश्रा और सुधाकर सिंह को हो रहा है। सर, इस सीट से 2 निर्दलीय कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं, आनंद मिश्रा और ददन पहलवान। तो इस बात की चर्चा है कि आनंद मिश्रा को जितने वोट पड़ेंगे उससे बीजेपी को नुकसान होगा और ददन पहलवान जितने वोट लाएंगे उससे आरजेडी को नुकसान होगा। तो क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, डर है, दोनों पार्टियों का डर है, इसीलिए दोनों पार्टी की तरफ से एक स्ट्रेटजी है। क्योंकि अब चुनाव ऑन है, ये लोग खड़े भी हो गए हैं, इन लोगों को समर्थन भी मिल रहा है। स्ट्रेटजी क्या है? चाहे वो आरजेडी की हो, चाहे वो एनडीए की हो, स्ट्रेटजी है कि इन दोनों को 50,000 के अंदर ही रखना पड़ेगा। अगर ये 50,000 से ज़्यादा जाते हैं तो बहुत नुकसान करेगा। जैसा कि आपने कहा कि अगर आनंद मिश्रा 50,000 से ऊपर चले गए, वो तो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारी बातचीत हुई उनसे, उनका इंटरव्यू भी हमने किया था, तो वो तो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं वहाँ से। लेकिन चुनाव जीत हार तो मतलब जनता तय करती है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है इधर एनडीए के लोगों की, वो हम बता रहे हैं मिथिलेश तिवारी की, और कि भाई 50,000 से नीचे इनको लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी जीत पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जितना वो आगे बढ़ेंगे 50,000 से ज़्यादा, उतना मिथिलेश तिवारी जो है नीचे चले जाएंगे और सुधाकर सिंह को उतना फ़ायदा होगा। सेम चीज़ ददन यादव और सुधाकर सिंह में भी है। ददन यादव अगर 50,000 से ऊपर जाएंगे तो फिर सुधाकर सिंह को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए उनकी भी स्ट्रेटजी है कि उनको 50,000 से नीचे ही रखा जाए और जहाँ जहाँ उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, चाहे आनंद मिश्रा का है, चाहे ददन यादव का, वहाँ पे एनडीए की तरफ से और आरजेडी की तरफ से एक मैसिव कैंपेनिंग चल रहा है पिछले 48 घंटे से कि आप लोग अपना वोट बर्बाद मत करिए। जो मेन मुख्य धारा की पार्टियां हैं आप उसको वोट करिए, हम ही जीत रहे हैं। इन सब करने का मतलब है कि आप अपने वोट को बर्बाद कर रहे हैं। सर, इससे पहले भी ददन पहलवान चुनाव लड़ चुके हैं और वोट काटने का काम किए हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार के बक्सर के राजनीति में वो उतने रेलिवेंट हैं लोगों के बीच में? नहीं, वही बात है कि इस उतना रिलेवेंट नहीं है। पिछले बार चुनाव लड़े थे तो 1 लाख प्लस वोट उनको आया था। इसीलिए बक्सर के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी प्रासंगिकता घटी है वहाँ पर बक्सर में। इसीलिए कोशिश हो रही है कि 50,000 के अंदर इनको लॉक किया जाए, चाहे उसके लिए जितनी मेहनत करना पड़े। पिछला वाला परफॉर्मेंस तो ददन यादव नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ये तो तय है कि 1 लाख सवा लाख वोट वो ले आएंगे। 1 सवा लाख वोट आ जाएंगे तब तो फिर मिथिलेश तिवारी को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इस वजह से कोशिश हो रही है कि कम किया जाए वोट परसेंट। तो सर, अभी की बक्सर की क्या स्थिति है? यह माना जाए कि सुधाकर सिंह को यहाँ से अपर एज है? देखिए, उस लिहाज से देखिए, अगर संगठन के हिसाब से, चुनाव प्रबंधन के हिसाब से, चूँकि जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ पर आरजेडी का प्रबंधन बेहतर दिख रहा था और जो ये हैं जगदा बाबू के बेटे हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने करीब करीब बक्सर में हर एक इस इलाके को टच किया है जहाँ से उनको उम्मीद थी कि हमको वोट वहाँ मिल सकता है। दूसरी तरफ मिथिलेश तिवारी चूँकि बाहरी हैं, उनका विरोध भी हुआ था, तो मिथिलेश तिवारी उस हिसाब से कैंपेन नहीं कर पाए। तो ये तो कहना मुश्किल है कि आगे कौन है, सुधाकर है कि मिथिलेश जी हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये निर्भर करेगा ददन यादव पर और आनंद मिश्रा पर कि ये वोट कितना लाते हैं। इसी से तय हो जाएगा कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज के इस चुनावी चौसर में हमने 3 सीटों के बारे में बात की है, जिसमें कि जहानाबाद, काराकाट और बक्सर शामिल है। जहानाबाद की बात करें तो यहाँ पर भूमिहारों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सुरेंद्र यादव कहीं ना कहीं आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला अभी भी बना हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव वाले दिन क्या कुछ इस सीट पर देखने को मिलता है।
वहीं बक्सर सीट की बात करें तो यहाँ पे भी मुकाबला काफी टक्कर का है, लेकिन सुधाकर सिंह का चुनावी प्रबंधन जो है वह कहीं ना कहीं एनडीए के कैंडिडेट से बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि इन 3 सीटों से कौन आगे चल रहा है और किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे? लोग क्या मन बना रहे हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।